स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में सीएफटी का इंट्रोडक्शन देखा था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे हमने कि सीएफटी क्या होती है। आज हम सीएफटी के बेसिस पर होने वाली डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखेंगे कि कैसे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। देखिए, हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन जो बनता है उसमें मेटल और लिगेंड दोनों होते हैं। जब मेटल जो होता है वो पॉजिटिव स्पीशीज़ होता है और लिगेंड को नेगेटिव स्पीशीज़ माना जाता है। जब मेटल आयन और लिगेंड दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस पर आकर दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनमें अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ इनमें रिपल्शन फोर्स भी वर्क करता है। मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्शन फोर्स लगता है, जिससे इनमें इनकी डी ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। कोई भी लिगेंड मेटल के पास अनंत दूरी से उसके पास आता है और उसके चारों ओर एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाता है। जब लिगेंड मेटल की तरफ आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो उसका रिपल्शन होता है वो इनके डी ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री और इनके अरेंजमेंट्स पर डिपेंड करता है। डी ऑर्बिटल्स में जब लिगेंड उसके पास आते हैं तो उसमें दो स्टेप्स में स्प्लिटिंग होती है। पहले जब लिगेंड्स उसके पास आते हैं तो वो मेटल के चारों तरफ सममित गोलाकार रूप में माने जाते हैं और उस समय वो अत्यधिक ऊर्जा वाले हो जाते हैं। जब लिगेंड मेटल के पास आते हैं तो मेटल के समभ्रंश ऊर्जा कक्षक उत्तेजित हो जाते हैं और अगेन वो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद जब लिगेंड एक फिक्स ज्योमेट्री में उसके चारों तरफ अरेंज होने लगते हैं तो उसके रिपल्शन के वजह से उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है और इस स्प्लिटिंग को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। जब इनमें ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है तो इन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है और उसकी वैल्यू 10 dQ के बराबर होती है। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, T2g और Eg। जब डी ऑर्बिटल्स की लॉब में इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम Eg ऑर्बिटल्स कहते हैं और ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये dx2y2 और dz2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्सिस ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो T2g ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, dxy, dyz और dxz। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन उनके एक्सिस के बीच में होते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं और इन्हें T2g से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि CFT के अकॉर्डिंग इनमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स भी दो तरह के होते हैं। तो जब लिगेंड इनके पास आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट की वजह से इनकी स्प्लिटिंग बदल जाती है। इसमें हम पहले देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है ये हम देखते हैं।
CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड व्यवस्थित होते हैं। ये 6 लिगेंड अनंत दूरी से मेटल की तरफ तीनों एक्सिस पर होते हुए आते हैं। जब मेटल आयन आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, जब वो फ्री स्टेट में होता है, तो उसके पांचों डी कक्षक समान एनर्जी के होते हैं। जब लिगेंड धातु आयन के पास आते हैं तो वो उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फेरिकल शेप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो उसके चारों तरफ एक गोलाकार ज्यामिति का निर्माण करते हैं उसे। और उसके बाद जब लिगेंड धातु आयन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो धातु और लिगेंड के बीच एक फिक्स डिस्टेंस के बाद इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होने लगता है, जिससे मेटल के डी ऑर्बिटल्स की डिग्रेंसी या हम कह सकते हैं उनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। अब इनमें जो लॉब्स जैसे dx2, y2 और dz² ऑर्बिटल की जो लॉब है वो एक्सिस पर व्यवस्थित होती है। और ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड्स भी मेटल आयन की तरफ एक्सिस से होकर आते हैं। तो जो एक्सिस पर जो लॉब प्रेजेंट हैं उनमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, और जो dxy, dyz और dxz ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण कम होता है। तो जिनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है वो हायर स्टेट में चले जाते हैं और दूसरे वाले ऑर्बिटल्स लोअर स्टेट में आ जाते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि मेटल बीच में है और इसके 6 डायरेक्शन से जहाँ से लिगेंड इस पर अटैक करता है। तो लिगेंड जब अटैक करता है तो वो ऑन दी एक्सिस ही इस पर अटैक करता है, इसीलिए एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि जब मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स समान एनर्जी के होते हैं, जब लिगेंड उनकी तरफ आते हैं तो लिगेंड के प्रतिकर्षण से उनकी एनर्जी में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है और उसके पांचों ऑर्बिटल जो है वो थोड़े से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाते हैं और एक सिमेट्रिकल शेप, लिगेंड जो है वो उसके चारों तरफ एक सिमेट्रिकल शेप बनाते हैं। लेकिन जब लिगेंड उसके और नज़दीक आता है तो उसकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और डी ऑर्बिटल जो है वो 2 टाइप के ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि ईजी ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल से ऊपर चले जाते हैं और T2G ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं। ये हमने देखा है कि ईजी ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये नॉर्मल एनर्जी लेवल से ऊपर चले जाते हैं, और T2G में रिपल्शन कम होता है, इसीलिए ये नीचे रह जाते हैं। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस 10 dQ होता है। अब चूँकि तंत्र की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जितने और 3D ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में कमी होती है उतनी ही इनके ईजी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में होने वाली वृद्धि बराबर होती है। तो इसमें जो इसकी 10 dQ एनर्जी की वैल्यू होती है उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। जो ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी नॉर्मल एनर्जी लेवल से 6 dQ एनर्जी ज़्यादा होती है और T2G ऑर्बिटल्स की 4 dQ एनर्जी कम होती है। जब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करे जाते हैं वो हुंड के नियम और ऑफबो के नियम के अनुसार ही हम उसमें फिल करते हैं। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और फिर हम हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में EG में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इनमें
T2g कक्षक की ऊर्जा 2/5 dq या 4 dq हम इसे कह सकते हैं, और Eg की ऊर्जा 3/5 del नॉट या 6 dq होती है। इन्हें जो ऊपर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके आगे प्लस लगाया जाता है और नीचे वाले एनर्जी लेवल्स में माइनस साइन लगाया जाता है। इस प्रकार से CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और उसके बेसिस पर ही इनमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे।